ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम उसमें भरत क्षेत्र कितने विस्तार वाला है, जम्बूद्वीप में जो 6 पर्वत हैं, उन पर जो तालाब हैं, उनसे जो 14 महानदियां निकलती हैं, वो किस प्रकार निकलती है, किस दिशा में कौन सी जाती है, ये सब वर्णन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आइए कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा एक बार हम उसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 20 नंबर से कल हमने प्रारंभ किया था, जहां पर नदियों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। उसके पहले हमने समझा था कि उन पर्वतों पर तालाब बने हुए हैं और तालाबों में कमल हैं। एक एक पृथ्वी का एक कमल बना हुआ है। उन कमलों पर महल है, उन महलों पर देवियों का निवास बना हुआ है, देवियां निवास करती हैं। ठीक है, तो वो देवियों का निवास हमने समझ लिया था सूत्र क्रमांक 19 में। अब वो जो तालाबों से नदियां निकलती है, उनका यहाँ पर चर्चा की गई थी। देखिए, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, दो के जोड़े बनाने हैं। हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूप्यकुला रक्ता रक्तोदाह। फिर आगे दे रहे हैं सरितः है, सरितस में से निकलेगा सरितः है, अर्थात नदियां। तत्मध्यगाः, तत् मतलब उन तालाबों के, क्योंकि पिछले सूत्र में तालाबों का वर्णन चल रहा था, तो उन तालाबों के मध्यगाह मतलब बीच से निकलती हैं। कहने का तात्पर्य ये है, वो जो 6 तालाब बने हुए हैं, उन 6 तालाबों के मध्य से, बीच से वे नदियां बनी हुई हैं। अब वो कौन सी नदी कौन सी दिशा की तरफ बहती है, उसके लिए अगला सूत्र आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। दो का जोड़ा बना देंगे, तो द्वयोः द्वयोः, दो में, द्वयोः का मतलब 2 में, और फिर आगे द्वयोः दे दिया मतलब 2 में। दो में पूर्वाः, जो पहले पहले वाली है, वह पूर्वगाः, पूर्व दिशा की तरफ बहती है। जैसे गंगा सिंधु, तो गंगा पहले है, पहले वाली नंबर पहले नंबर की है, तो वो पूर्व दिशा की तरफ बहेगी। रोहित रोहितास्या, तो रोहित पूर्व दिशा की तरफ। हरित हरिकांता, तो हरित पूर्व दिशा की तरफ। कल आपको चित्र से भी इस बात को समझा दिया गया था। अब अगली जो नदी उसका क्या होगा, वो किधर बहेगी, शेषास्त्वपरगाः। शेषाः तु अपरगाः, तु मतलब परंतु, शेषाः अर्थात जो शेष नदियां हैं,
जो दूसरी वाली है वो अपरगाहा, मतलब उससे अपोजिट, उससे उल्टी विपरीत दिशा कौन सी है? पूर्व से पश्चिम, तो वह पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। ठीक है, ये यहाँ पर व्याख्यान पूर्व और पश्चिम दिशा में बहने वाली उन नदियों का किया गया था। एक बार फिर से हमने जो चित्र आप लोगों के समक्ष रखा था उसको आज फिर से मैं आपको समक्ष शेयर कर रहा हूँ, जरा एक बार देख लीजिए। ये जो सामने आपके दिया हुआ है, ये देखिए, नीचे से प्रारंभ करते हैं। हिमवन पर्वत पर पद्म नाम का तालाब है। इस तालाब के पूर्व दिशा से बह रही है गंगा नदी, पश्चिम दिशा से बह रही है सिंधु नदी। फिर उसके बाद में महापद्म नाम के तालाब से पूर्व दिशा से बह रही है रोहित नदी, और पद्म नाम के तालाब से रोहितास्या नदी पश्चिम दिशा की तरफ। ये जो नदियां निकालनी है अपन को, ये हमेशा ध्यान रखना, पहली नदी पूर्व दिशा की तरफ निकालना है। बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। हम क्या करते हैं, जो हेमवत क्षेत्र है, दूसरे नंबर का क्षेत्र है, उसमें पद्म से रोहित नदी निकाल देते हैं, नीचे से पूर्व दिशा की तरफ पहले नदी निकाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगले तालाब से पहली नदी पूर्व दिशा की तरफ बहेगी, ये नियम ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये गलती अक्सर हमसे भी कभी कभी हो जाती है। जब पढ़ते थे तब भी हो जाती थी। क्या गलती हो जाती है, ध्यान से, पद्म नाम के तालाब से जब अपन हेमवत क्षेत्र में नदी निकालेंगे तो पद्म नाम के तालाब से रोहित को नहीं निकालना, रोहितास्या को निकालना है। रोहित कहां से निकलेगी? महापद्म से। तो अगले तालाब से पहले नंबर की नदी निकलेगी जो निकल करके पूर्व दिशा की तरफ जाती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं नक्शे में गड़बड़ हो जाए कि जो रोहित नदी है वो आप पद्म से बहा करके पश्चिम में ले जाओ, या पद्म से बहा करके पूर्व में ले जाओ। पद्म तालाब से रोहित नदी नहीं निकलेगी, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसके बाद में हरि क्षेत्र में दो नदियां निकल रही है। तिगिंच से निकल रही है पूर्व दिशा की तरफ हरि नदी, और महापद्म से निकल रही है हरिकांता नदी। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे विदेश क्षेत्र में, तो केशरी नाम के तालाब से निकल करके पूर्व दिशा की तरफ बह रही है सीता नदी, और तिगिंच पर्वत से निकल करके पश्चिम दिशा की तरफ बह रही है सीतोदा नदी। फिर महापुंडरीक नाम के तालाब से निकल करके पूर्व दिशा की तरफ बह रही है नारी नदी, और केशरी नाम के तालाब से निकल करके नरकांता नदी। इसी तरह आगे पुंडरीक नाम के तालाब से स्वर्णकुला पूर्व दिशा की तरफ, और महापुंडरीक नाम के तालाब से रूप्यकुला पश्चिम दिशा की तरफ। अब जो रक्ता और रक्तोदा है उसमें से रक्ता नदी पूर्व दिशा की तरफ और रक्तोदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। इस प्रकार ये 14 नदियों के बहने का इस प्रकार से क्रम बताया गया है, पहले वाली पूर्व में और बाद वाली पश्चिम में। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुआदयो नद्य है। 14,000 परिवृत्ता मतलब नदियां सहायक हैं, घिरी हुई है। गंगा सिंधु आदय नद्य है, गंगा सिंधु आदि नदियां। गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं ये 14,000 सहायक नदियों से क्या है? सहायक, घिरी हुई है। एक गंगा नदी की 14,000 सहायक नदियां है, सिंधु नदी की 14,000 सहायक नदियां हैं। आगे जाएंगे तो डबल हो जाएगा। रोहितास्या की 28,000 है, हरिकांता की 56,000 है, सीता सीतोदा की 1,12,000 1,12,000 है। फिर वापस उल्टा क्रम, किसका? नारी नरकांता के बाद में, हाँ सॉरी, सीता सीतोदा, नारी नरकांता में 56,000, सुवर्णकुला रूप्यकुला में 28,000, फिर रक्तोदा में 14,000। इस तरह से ये सहायक नदियां यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए आगे, अब भरत क्षेत्र के विस्तार की यहाँ पर बात की जा रही है। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो लिख रहे हैं षड्विंशति, षड माने 6, विंशति मतलब 20, 6 और 20 26।
तो 26 तो ये हो गए, आगे लिख रहे हैं पंचशत योजन, 500 योजन। पंच योजन शत विस्तार है, 500 योजन विस्तार, और 26 पहले लिख दिए तो 526 योजन विस्तार है। और लिख रहे हैं षट च, और 6 भाग और हैं, एकोनविंशति भागा योजनस्य। योजनस्य एक योजन के, एकोनविंशति भागा 19 भागों में से। क्या मतलब हुआ? हमने 526 योजन तो सेपरेट निकाल दिए, उसके बाद में एक योजन के हमने 19 टुकड़े किए, 19 भाग कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, माना कि अपन लगा रहे हैं कि भरत क्षेत्र कितना विस्तार है, कितना चौड़ा है ना, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ का विस्तार कर रहे हैं अपन। मैंने आपको कल भी निवेदन किया था और चित्र में अच्छी तरह से देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये जहां मेरा कर्सर जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ये भरत क्षेत्र अपना पूरा, ये कितना है? 526 से 6/19 योजन। तो इसको हम कैसे समझें? उदाहरण से समझते हैं। जैसे माना कि हम जयपुर से प्रारंभ किए, किसी नगर की तरफ अपन जा रहे हैं, अपन समीर शिखर जी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। एक उदाहरण समझिए, कितना किलोमीटर है, योजन को अभी किलोमीटर लगा के मन, तो 526 तो सेपरेट पूरा हो गया। अब 1 किलोमीटर के 19 भाग कीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, उनको आपस में 19 भाग बराबर बराबर कीजिए। उन 19 भागों में से प्रारंभ के जो 6 टुकड़े हैं, 6 भाग है, वो और इसमें ऐड कर दीजिए 526 में। तो इतना जो विस्तार आएगा वो किसका विस्तार होगा? भरत क्षेत्र का विस्तार। समझ में आया? उसे हम गणित में कहते हैं 526 सही 6/19 योजन। ये इतना हमारा यहाँ तक हो गया था। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, और आगे की जो रचना, जैसे अभी हमने यहाँ पर आपसे निवेदन किया था कि डबल डबल रचना जो है ये विदेह क्षेत्र तक लगानी है, तो विदेह क्षेत्र तक लगानी है तो वो कहाँ से पता चला हमको विदेह क्षेत्र तक लगानी है? वो अगले सूत्र से पता चला। देखिए जरा, तद्विगुण, बोलिए, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा विस्तारा वर्षधर वर्षधर वर्षा विदेहांता, वर्षधर वर्षा विदेहांता। हो सकता है आपकी पुस्तक में तद्विगुण द्विगुणा विस्तारा लिखा हो, अगर लिखा हो तो उसको द्विगुण द्विगुण कर लीजिए। द्विगुणा नहीं आएगा इसमें, द्विगुणा पहले पढ़ चुके अपन, इसलिए यहाँ द्विगुण है। सूत्र क्या बनेगा? तद्विगुण द्विगुण विस्तारा, बोलिए, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, वर्षधर वर्षा विदेहांता। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। ठीक है। तत् मतलब उससे, उससे किससे? बताइए, लगाइए, बुद्धि लगाइए। उससे किससे? उत्तर मिलेगा भरत क्षेत्र से। आपने भरत क्षेत्र से कैसे लगा लिया? पिछले सूत्र में हमने भरत क्षेत्र की तो चर्चा की थी, इसलिए उससे, उस भरत क्षेत्र से द्विगुण द्विगुण विस्तारा, द्विगुण माने दुगना, फिर द्विगुण मतलब दुगना, विस्तारा मतलब विस्तार है। उस भरत क्षेत्र से दुगना दुगना विस्तार है। किसका? वर्षधर, वर्षधर का मतलब पर्वत, पढ़ा था ना अपन ने, पर्वतों के नाम क्या कि वर्षधर शब्द था। वर्षधर मतलब पर्वत, और वर्षा मतलब क्षेत्र।
पहले जो अपन ने दुगनी दुगनी रचना पढ़ी थी वो तो सब द्वीप समुद्रों की पढ़ी थी स्टार्टिंग में, है ना। अब यहाँ जम्बू द्वीप के अंदर की रचना अपन पढ़ रहे हैं। अपन जम्बू द्वीप की रचना में पहले पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, उनके ऊपर तालाब हैं, उनसे नदियां निकलती, ये सब वर्णन अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 चीजों को बता रहे हैं, पर्वत और क्षेत्र। भरत क्षेत्र का यहाँ पर हमने विस्तार बता दिया। आगे के क्षेत्रों का, आगे के पर्वतों का विस्तार कितना है ये प्रश्न हुआ, तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर सूत्र लिखा, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारः, उस भरत क्षेत्र से दुगना दुगना विस्तार है। किसका? वर्षधर वर्षाः, पर्वत और क्षेत्रों का। लेकिन ये दुगना दुगना कहां तक है? विदेहांता, विदेह के अंत तक, विदेह पर्यंत, उससे आगे नहीं। सूत्र बहुत सरल है। कौन कहता है तत्वार सूत्र कठिन है? इतना सरल, इतना अच्छा वर्णन आचार्य महाराज कर रहे हैं, इतने सरल भाषा में एक एक शब्द को बता रहे हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार हो गया, आगे का जो पर्वत है, अब भरत क्षेत्र के आगे कौन सा पर्वत आएगा? सबसे पहला हिमवंत पर्वत, ठीक है ना। अब अपने माइंड में आप बहुत अच्छी तरह से ये इमेजिन करें, हम जो चित्र पढ़ रहे हैं, मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, हम जो चित्र पढ़ रहे हैं, ये चित्र कहाँ बना हुआ है? जमीन पर बना हुआ है ना, ये रचना पूरी जमीन पर है, फ्लैट है ना, ऊपर तो नहीं है, आकाश में तो नहीं है ना, ये जमीन पर है। अब ध्यान से, अब अपने माइंड में एक इमेजिन बनाइए, आपका कोई खाली प्लॉट होगा, खाली जमीन होगी, उसमें आप बिल्कुल गोल एक राउंड बना लीजिए, है ना। गोल राउंड के बीचों बीच में आप एक ईंट पत्थर कुछ भी वस्तु रख दीजिए। ये सब एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन के बाद में फिर आप अपने इस चित्र को अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिएगा, स्केच करने की कोशिश कीजिएगा, और जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुन करके आगे समझिएगा। क्या कह रहा हूं मैं? अपने खाली प्लॉट, खाली जमीन, खाली जगह, चाहे वो आपका पोर्च ही क्यों ना हो, आपका घर का कोई हॉल ही क्यों ना हो, अगर खाली जगह है तो वहां से आप एक गोल राउंड, एक सर्कल बनाइए, बीचों बीच में कोई भी वस्तु रखिए, चाहे आप एक पानी का गिलास से रख दीजिए, कोई भी वस्तु। वो क्या है? सुमेरु पर्वत, बीचों बीच में। अब उसके बाद में 6 लाइन बनाइए नीचे से एक तरफ, क्योंकि एक तरफ की अपनी जो राइट हैंड की दिशा होगी वो कौन सी होगी? पूर्व दिशा। वहां लिख लीजिए, राइट हैंड की तरफ हमारी पूर्व दिशा होगी। अब पूर्व दिशा निकल गई तो इसके अपोजिट में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, ऐसा। अब क्या करना है? अब सबसे पहले नीचे एक पर्वत के लिए एक लाइन बनाइए, हिमवंत पर्वत। फिर थोड़ा सा ऊपर निकले, महाहिमवंत पर्वत की लाइन। फिर थोड़ा सा ऊपर निकले, फिर निषद पर्वत की लाइन। विदेह क्षेत्र को थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि वो बड़ा है ना, इसलिए चित्र में भी अपन को थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। फिर उसके बाद में नील पर्वत की लाइन, फिर रुक्मिण पर्वत की लाइन और शिखरिन पर्वत की लाइन। 6 लाइन्स आप, जो चित्र आपको समक्ष दिखाया जा रहा है, इसके अनुसार बना लीजिए, ठीक है। अब जरा आप इंची टेप लेंगे, इंची टेप ले, मीटर ले, कुछ भी नापने के लिए। उदाहरण देखो कितना अच्छा समझ में आएगा आपको। अब जो आपने लाइन बनाई ना, बीचों बीच में लाइन आपने ऐसे आड़ी बनाई है, ये पर्वत की लाइन है। अब नीचे जो आपका गोल राउंड था, तो जो सेंटर आ रहा था वहां से उस लाइन को आप नापिए। माना कि 5 इंच आ जाएगी, 6 इंच आ जाएगी, 10 इंच आ जाएगी, जितनी भी आए, ये आपका राउंड पे ऊपर डिपेंड है कितना बड़ा गोला आपने बनाया है। वो जो जैसे माना कि अपन कॉपी में बना रहे हैं, तो ये 1 इंच आया, माना कि उदाहरण, तो 1 इंच क्या हो गया? ये हमारा, ये हुआ भरत क्षेत्र की विस्तार, चौड़ाई, है ना। अब जितना भरत क्षेत्र है, ध्यान से सुनिए, उससे डबल पर्वत है नीचे। जमीन से फ्लैट लगाना, क्योंकि जमीन से ऊपर तक पर्वत कैसा है? दीवार के आकार का।
तो अगर माना कि आप अपनी कॉपी में ड्राइंग कर रहे हैं, 1 इंच का आपने वहां पर भरत क्षेत्र निकाला है, तो आपको अगला जो पर्वत है हिमवन पर्वत, वो लाइन जो आपने एक लाइन खींची है, वो लाइन कितनी होगी? 2 इंच की। समझिए अच्छी तरह से, उतना 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 स्पेस देना पड़ेगा आपको उस पर्वत के लिए। फिर आगे अगला क्षेत्र कौन सा आएगा? हेमवत क्षेत्र। तो हेमवत क्षेत्र कितना होगा? उस 2 इंच, जैसे कि मैंने अभी 2 इंच का एक उदाहरण लेके चल रहा हूं, तो 2 इंच से डबल कितना होता है? 4 इंच। तो जो कौन सा क्षेत्र है भरत क्षेत्र के बाद में? हिमवन पर्वत। हिमवन पर्वत के बाद में क्षेत्र कौन सा आएगा? हेमवत क्षेत्र। तो हेमवत क्षेत्र जो है वो 4 इंच का हो जाएगा। आ रहा विषय समझ में? डबल डबल करना है ना अपन को। क्षेत्र से डबल पर्वत, पर्वत से डबल क्षेत्र। फिर आगे बढ़िए, अब हेमवत क्षेत्र के बाद में कौन सा पर्वत आएगा? महाहिमवन। ये कितना होगा? उसको फिर डबल कर दीजिए, 8 इंची कर दीजिए। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, कौन सा क्षेत्र आएगा पर्वत से आगे? हरि क्षेत्र। वो कितना होगा? वो उससे डबल कर दीजिए, 16 है, 16 इंच कर दीजिए। फिर अगला जो क्षेत्र आएगा, सॉरी अगला पर्वत आएगा, क्षेत्र का तो हो गया कथन, कौन सा पर्वत आएगा? निषद पर्वत। ठीक है, इस निषद पर्वत को और डबल कर दीजिए, 16 का दुगना क्या हो जाएगा? 32 इंची कर दीजिए। मतलब ये जो चौड़ाई की बात कर रहे हैं अपन, इस तरह से डबल डबल करना है। कहां तक करना है? विदेहांता, विदेह के अंत तक। अब यहां तक कितना हो गया था अपना? निषद तक 32 हो गया था ना, 32 इंची। अब विदेह में कितना हो जाएगा? 64। 32 से दुगना 64 हो जाएगा। तो जो विदेह क्षेत्र है वो 64, जो आप ड्राइंग कर रहे हैं कॉपी में 1 इंच को मान करके चले हैं, तो वहां अपन को विदेह क्षेत्र बनाना है 64 योजन, 64 इंच। उदाहरण समझ में आ रहा है? अब विदेह क्षेत्र तक तो आपने बता दिया, आगे क्या करें? आगे के लिए आचार्य महाराज से अगला सूत्र अपन पूछ लिए, तो आचार्य महाराज अगला सूत्र बता रहे हैं, देखिए जरा। उत्तरा, बोलिए, दक्षिण तुल्याः, उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तरा दक्षिण तुल्याः। ठीक है, हाँ देखिए, अब उत्तरा मतलब उत्तर। अब यहां तक तो रचना, क्योंकि मध्य में पहुंच गए ना, विदेह क्षेत्र के आगे क्या आ गया? अब उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं ना अपन। तो प्रश्न बना, आपने कहा दुगना दुगना जो लगाना है वो आपको विदेह क्षेत्र तक लगाना है। आगे क्या करें? तो उत्तरा, उत्तर की जो रचना है, दक्षिण तुल्याः, दक्षिण के समान है। दक्षिण के समान है मतलब ये, जैसे दक्षिण में अपन ने भरत क्षेत्र कितना माना था? 1 इंची, और मूल में कितना है? 526 से 6/19 योजन। तो जितना भरत क्षेत्र है, सेम टू कॉपी उतना ही ऐरावत क्षेत्र। उत्तर की रचना दक्षिण के बराबर है। तो जो हमारा ऐरावत क्षेत्र वो कितना आ जाएगा? भरत क्षेत्र के बराबर। जो हमारा हिमवंत पर्वत था और शिखरिन पर्वत है, ये दोनों बराबर बराबर लंबाई वाले रहेंगे, क्योंकि वापस दुगना चलना है ना अपन को। अगर अपन दक्षिण की तरफ से चल रहे हैं, ध्यान से सुनिए और चित्र देखिए, अगर हम दक्षिण की तरफ से चल रहे हैं तब तो विदेह क्षेत्र के आगे वापस आधा आधा करते जाइए। ठीक है ना? अपन 1 इंच मान के चले थे, आप स्केचिंग कर रहे हैं तो, ड्राइंग कर रहे हैं तो, अपन ने भरत क्षेत्र को कितना माना था? 1 इंच माना था। तो विदेह तक पहुंचने में अपने को कितने इंच लग गए थे? 64 विदेह में, क्योंकि भरत क्षेत्र 1, तो हिमवंत पर्वत 2, फिर हेमवत क्षेत्र 4, फिर उसके बाद में महाहिमवंत पर्वत 8, फिर उसके बाद में हरि क्षेत्र 16 है,
फिर उसके बाद में निषद पर्वत 32 तक तो यहाँ हो गए थे, और विदेह में क्या हो गया था 64। तो 64 का आधा नील पर्वत जो है वो आप 32 इंची लगाइए अगर इंच लेकर के चल रहे हैं तो। फिर उसके बाद में अगला जो क्षेत्र आएगा रम्य क्षेत्र, उससे आधा कर लीजिए 16। फिर रुक्मिन पे जाइए तो उससे आधा कर लीजिए 8। फिर हिरण्यवत क्षेत्र 4। फिर उसके बाद में शिखरिन पर्वत 2, और फिर उसके बाद में ऐरावत क्षेत्र 1। और अपन ने भरत क्षेत्र को कितना माना था 1 इंची। वही चीज यहां लगाना है। अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है मैथमेटिक्स की। देखिए भरत क्षेत्र कितना था, मूल वो तो एक तो अपन ने उदाहरण माना था 526 योजन 6/19, है ना। लिखिए 526 सही 6/19 योजन। अब भरत क्षेत्र जितना है उससे दुगना क्या है पहले बताओ। हेमवत, कौन सा पर्वत, हिमवंत पर्वत, ठीक है। 526 सही 6/19 का डबल कितना होगा, लिखिए 1052 सही 12/19। 1000 भाई 526 का दुगना कितना हो गया, बोलिए, समझ में आ रहा है ना। और 6/19 का दुगना कितना हुआ 12/38 नहीं होगा। हाँ मैथमेटिक्स पढ़ी है आप लोगों ने सभी ने, है ना। एक योजन के 6 भाग थे वहां, तो यहाँ डबल लगाएंगे तो एक योजन के 12 भाग लेना है 19 भागों में से। तो 19 को डबल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, ऊपर के भागों को ही तो डबल करेंगे। तो 526 सही 6/19 का डबल हो गया 1052 सही 12/19। ये क्या निकला, ये निकला हमारे हेमवंत पर्वत का विस्तार। ये विस्तार हम कौन सा पढ़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ का जो विस्तार है वो। चलिए अब आगे बढ़ें। अब इसके बाद में कौन सा क्षेत्र आएगा, हेमवत क्षेत्र। ये क्या है, ये हिमवंत पर्वत से डबल है ना। हिमवंत पर्वत कितना था 1052 सही 12/19। अब इसको डबल कर दीजिए, 1052 का डबल करेंगे तो 2104, यही होगा ना। 2104। अब 2104 के साथ साथ 12/19 को भी डबल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 24/19। थोड़ा सा गणित सीख लीजिए। 2104 सही 24/19। अब 24/19 है तो आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, 19 का भाग दे दीजिए 24 में। कितनी बार जाएगा, एक बार, और बचेगा कितना 5। 24/19 को अगर अपन लिखें तो अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 19 का भाग दीजिए 24 में। तो 19 का भाग 24 में दिया तो कितनी बार गया, एक बार। 19 माइनस कर दीजिए, बचेंगे कितने 5। तो उस एक जो आया वो तो योजन पूरा का पूरा 19 भाग पूरे थे, तो एक को हम इधर प्लस कर देंगे। 2104 में एक प्लस किया तो वो बन गया हमारे लिए 105, और इधर कितना बचा था ओनली 5। तो हम लिखेंगे 2105 सही 5/19। ये क्या आया, ये आया हमारे हेमवत क्षेत्र का विस्तार। समझ में आ रहा है, ठीक। आगे बढ़िए। हेमवत के बाद में महाहिमवंत पर्वत कितना होगा, इससे डबल, तो कितना होगा 2105 का डबल 4210, और उधर कितना होगा 10/19। बहुत सरल है। और अभी आपको एक जादू दिखाएंगे जादू का मतलब इन सबको अपन जब प्लस करेंगे ना, तो आपने अपन पहले क्या पढ़ के आए थे कि जम्बूद्वीप कितना है 1 लाख, सब मिलाकर के 1 लाख आ जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़िए कि कहां तक पहुंच गए 4000, कहां तक 210 सही 10/19।
ये क्या था? ये महाहिमवंत पर्वत का विस्तार था। अब इससे डबल कीजिए, 4210 का डबल 8820, 210 नहीं, 4210 था ना, तो 8420, और उधर 10/19 था, तो डबल में कितना हो जाएगा? 20/19, और 20/19 होते वापस हम उसी में आ जाएंगे कि 19 से कम 19, तो एक योजन इधर प्लस कर दीजिए और 1/19 चलिए। तो क्या आ गया हमारा? एक को प्लस कर देंगे तो 8420 को एक में प्लस कर दिया 421, 8421 सही 1/19। ये क्या आया? ये हरि क्षेत्र का विस्तार आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। निषद पर्वत कितना आ गया था हमारा हरि क्षेत्र? 8421। अब इसको डबल कीजिए, 16842। समझ में आ रहा है? 16842, और नीचे 1/19 को डबल करेंगे तो 2/19। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। कितना हो गया? 16,821। ये क्या आया हमारा? 842 आएगा। हाँ, पहले वाले से डबल कीजिए ना। ये क्या आया हमारा? हरि क्षेत्र का विस्तार आया था। अब निषद पर्वत का विस्तार अपन करेंगे। अब इससे जस्ट डबल कर दीजिए। हाँ, इससे जस्ट डबल अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? जरा देखिए, 16,842 योजन सही 2/10 था। इससे डबल करेंगे तो 16 का डबल क्या हो जाएगा? 32, 842 का डबल 1642 का डबल 84। तो अब उसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33,884 सही 6/19 योजन। ठीक है, ये क्या आया? ये आया निषद पर्वत का विस्तार। अच्छा, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई काउंटिंग करने में। ये अपन पहुंच गए विदेश क्षेत्र में। निषद पर्वत तो पहले ही आ गया। ठीक है, अब वापस उल्टा उल्टा क्रम लगा लीजिए, क्योंकि विदेश क्षेत्र तक ही तो डबल करना था ना। उसके आगे वापस उल्टा चलिए। उल्टा चलेंगे तो 16,842 सही 2/19, फिर 8,421 सही 9/19, फिर 4,210 सही 10/19, फिर 2,105 सही 5/19, फिर 1,052 सही 12/19, फिर 526 सही 6/19। ठीक है, ये यहाँ पर पूरे सभी क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार हो गया। अब हमको क्या करना है? ये जो सही सही वाला भाग है ना, इसको हम बाद में जोड़ेंगे। जो बटे वाला है, जितना विस्तार मूल मूल में आया 526, 1,052, 2,105, इन सबको आप प्लस कर लीजिए। अभी भले ही मत कीजिए, आज कक्षा के बाद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या करना है। आज का होमवर्क समझ लीजिए इसे। इन सबको आपको जोड़ना है। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो देखिएगा कितना आया। फिर उसके बाद में क्या करना है? 19 के ऊपर ऊपर वाली संख्या को अलग से लिख लीजिए, क्योंकि उसको भी तो जोड़ना है अपन को। जितनी संख्या आएगी उसके नीचे वापस 19 डाल दीजिए। 19 का भाग देना है ना उन पूरी संख्या में, तो वो जितने बार भाग जाएगा वो जाएगा 4 बार। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको करने में आसानी रहे, लेकिन करना सभी को है, इतना निवेदन मेरा समझिएगा।
तो उसको फिर आप उस मूल संख्या में जोड़ दीजिए, आपका 1,00,000 योजन आ जाएगा। अगर नहीं आए तो फिर कल की कक्षा में आप प्रश्न रखिएगा, हम आपको और अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, समय आपका हुआ। आइए आज जो हमने 2-3 सूत्र पढ़े हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। तत् मतलब उस भरत क्षेत्र से दुगना दुगना विस्तार है। किसका? वर्षधर मतलब क्षेत्र, वर्षधर मतलब पर्वतों का, और वर्षा मतलब क्षेत्रों का। कहां तक है ये दुगना दुगना? विदेहांता, विदेह के अंत तक, विदेह के अंत तक ये दुगना दुगना विस्तार वहां पर लगाना है। आगे क्या करेंगे फिर विदेह के आगे? उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तर की जो रचना है वो पूरी दक्षिण तुल्याः, दक्षिण के बराबर है। देखिए हम एक काम और कर सकते हैं, बहुत सरल है। हमने अपनी कॉपी में एक राउंड बनाया, बीचों बीच हमने राउंड बना करके क्या कर दिया, उस पेज को फोल्ड कर दिया, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर जो हमने कर दिया। और वहां जो यहाँ पर हमारी लाइनिंग आई बिल्कुल बराबर की बीच की, वहां पे तो आप सेंटर पे डाल दीजिए सुमेरु पर्वत। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो 3 लाइंस आपको बनानी है ना, 3 पर्वत नीचे और 3 पर्वत ऊपर, उनको आप बिल्कुल बराबर बनाइए कि ऊपर वाले से बिल्कुल सेम हो जाए। समझ में आई बात? मतलब क्या कह रहा हूं मैं, हिमवंत पर्वत की जो आप लाइन बनाएंगे, उस लाइन से ऊपर जो शिखरिन नाम का पर्वत है, आप जब फोल्ड करेंगे तो टच हो जाए, बराबर बराबर बन जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी रचना, उत्तर की जो रचना है वो दक्षिण तुल्याः, दक्षिण के समान है, दक्षिण के बराबर है। ठीक है, और ये आप जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा आपका श्रुत का अभ्यास भी बनेगा, समय का सदुपयोग भी होगा। आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे के जो पर्वत क्षेत्र आदि है वो कितने बड़े बड़े हैं, किस तरह के हैं। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।